तेलंगाना सोना में आप सबका स्वागत है और बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में और उन पर ली जाए राय। आज आने वाले नतीजों में हिंदुस्तान जिंक, इसके चार्ट्स देखकर बताएं रजत, नतीजों के पहले कोई ट्रेड बनता है? यदि हाँ तो क्या करें, तेजी या मंदी? अपने हिंदुस्तान जिंक का बात किया? जी बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान जिंक के नतीजों के पहले ट्रेड लेना मेरे ख्याल से उतना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि इसमें अभी आपका जो पोजीशन है उसमें कुछ अच्छी मूवमेंट इसमें आने की संभावना मुझको नहीं दिखता। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये 177 का लेवल क्रॉस करने के बाद में ऊपर में 184 तक जाने की उम्मीद किया जा सकता है, नहीं तो हम इसमें कोई फ्रेश पोजीशन लेना नहीं मांगता है। कल के जो मूवमेंट था वो 3.5% के आसपास जो मूवमेंट दिया, उसके बाद में आज ये 174 से 77 के बीच में कुछ बिकवाली आ सकता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि 77 क्रॉस करने के बाद ही आप नया खरीदारी करने को सोचिए। ओके, 170 के ऊपर निकले तब वहां पर फ्रेश बाइंग आपको हिंदुस्तान जिंक में करनी चाहिए। आज इसके तिमाही नतीजे आने वाले हैं। एक और सेक्टर जो आज फोकस में रह सकता है वो है दरअसल ज्वेलरी सेक्टर। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकार विचार कर रही है कि बड़े इंसेंटिव्स दिए जाएं ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को, और इंसेंटिव्स के तौर पर ड्यूटी फ्री गोल्ड उनको मुहैया कराया जाए। और भी कई सारे रास्ते निकाल सकती है सरकार। कॉमर्स मिनिस्ट्री के और इंटर मिनिस्ट्रियल बातचीतें हुई हैं। अब देखना होगा कैबिनेट तक नोट कब तक बनता है। लेकिन आज ज्वेलरी कंपनियों में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा एक्शन रह सकते हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ ही देर में संदीप से पूछेंगे कि उनको कौन से वो स्टॉक्स हैं जो पसंद है। लेकिन जो काउंटडाउन है देखिए, अब वो बिल्कुल करीब आता हुआ, और पिछले कई दिनों से हम कह रहे थे कि ये महामुकाबला शुरू होने वाला है और कुछ ही पल अब इसके लिए बचे हैं। और सबसे बड़ा इंतजार आपका अब खत्म होता दिख रहा है। जी हां, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप आज से इसी पल से शुरू होने की तैयारी में। यहां तैयारी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप। आपको जाना है advisoryMandi.com के साइट पर, आपको ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि देश भर के सबसे बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स किस तरह से इस चैंपियनशिप के लिए आज अपनी कॉल्स देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, ट्रेडिंग एडवाइस देते हैं। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस साइट पर, इस ऐप पर। और अगर आप दर्शक के तौर पर इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप भी ये मोबाइल ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर लें और उसके बाद ट्रैक करें कि कौन से एक्सपर्ट्स किन शेयरों पर किस तरह की कॉल्स दे रहे हैं, उससे आप किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है आज से, लेकिन शुरुआत हो चुकी है प्री ओपनिंग सेशन की भी, और बेहद दमदार शुरुआत। 75 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 40 अंकों की मजबूती इस वक्त आपको नजर आएगी। यहां पर 3% की मजबूती दिखेगी इन्फोसिस पर, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% मजबूत। लेकिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर विप्रो 2.5% कमजोर दिख रहा है, 2% कमजोर दिख रहा है। रुपया थोड़ा कमजोर खुलता हुआ दिखा है, 10 पैसे का नुकसान। डॉलर थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखा है, दुनिया भर में उसका फायदा मिला है डॉलर को। हिंदुस्तान में भी रुपए के सामने यहां पर 10 पैसे का नुकसान होता हुआ दिखा है। लेकिन देख लेते हैं एफआई ब्रोकरेज हाउस कहां अपना मन बनाए हुए हैं, कौन से शेयरों पर आज उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ है नियति इस वक्त। और नियति से पूछते हैं आइडिया और टीवीएस मोटर्स, पहले इन दो शेयरों पर बताएं नियति। तगड़ा डाउनग्रेड आया आइडिया को सीएलएसए रेटिंग के तौर पे। अब बताऊं, बाय इनकी रेटिंग थी, खरीदारी की सलाह थी, जिसे अब घटा के आउट परफॉर्म की कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 151 का था, जिसे घटा के अब तो 130 रुपए का कर रहे हैं। हालांकि अभी भी 11% करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि फरवरी और मार्च के दौरान इनकी जो सब्सक्राइबर का एडिशन था उसमें 60% की गिरावट आई है। ये बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है आगे चल करके। इनकी बैलेंस शीट पर भी आगे दबाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो नेक्स्ट ऑक्शन होगा उसमें ये अनुमान लगा रहे हैं कि 170 से 230 करोड़ डॉलर का इनको एक स्पेंड करना पड़ सकता है, खर्चा आ सकता है। डाउनग्रेड का कॉल दे रहे हैं आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 130 का लक्ष्य आइडिया दिखा सकता है 12 महीने के लिए। गोल्डमैन सैक्स टीवीएस मोटर को बाय का कॉल दे रहा है। हालांकि इन्होंने अपनी जो एशिया पैसिफिक बाय लिस्ट है, कन्विक्शन बाय लिस्ट है, उसको हटा दिया है। क्यों? क्योंकि 2014 से 36% के आसपास की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। रिटेन करे अपना बाय का कॉल, क्योंकि टू व्हीलर मार्केट में सबसे बेहतरीन स्टॉक इनको लग रहा है। 354 का लक्ष्य दे रहे हैं 12 महीने के लिए। 6% की मौजूदा भाव से तेजी आपको ये शेयर भी दिखा सकता है। ओके, चलिए तो गोल्डमैन सैक्स काफी बुलिश टीवीएस मोटर पर। इसके अलावा बताइए नियति।
कौन से स्टॉक्स और हैं जो ब्रोकरेजेस के रडार पर हैं? सिटी ने नेस्ले को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से इसकी रेटिंग घटा के सेल यानी बिकवाली की ये कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 6380 का था, जिसे ये घटा करके 5650 का कर रहे हैं। कंपटीशन कोर बिजनेस में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पतंजलि हम लगातार बता रहे हैं कि इसको तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। साथ साथ में क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पे काफी ज्यादा खर्चा बढ़ाया है मैगी को रिलॉन्च करने के लिए, इसलिए FI 1670 यानी 2 साल के लिए जो EPS अनुमान है ये 12 से 25% घटा रहे हैं। बड़ा डाउनग्रेड है। 5650 का लक्ष्य आपको नेस्ले दिखा सकता है। ICICI बैंक को अपग्रेड करा है, मगर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के आउट परफॉर्म की कर दी है। टारगेट प्राइस 258 से बढ़ा करके 295 का कर रहे हैं। 24% की मौजूदा भाव से तेजी देख सकती है, क्योंकि हाल में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। NPA का जिस तरह से रिकॉग्निशन आएगा Q4 में, वो री रेटिंग कर सकता है स्टॉक के लिए। और कोर बैंक का रिटर्न और इक्विटी भी इनको 13 से 14% दिख रहा है। बजाज फाइनेंस में मगर क्रेडिट स्विस डाउनग्रेड का कॉल दे रहा है। न्यूट्रल से इसकी रेटिंग घटा के अंडर परफॉर्म की कर दी है और टारगेट प्राइस 5600 का था, जिसे अब ये घटा करके 5500 का कर रहे हैं। 24% का डाउनसाइड ये दिखा सकता है। हाई ग्रोथ और जो असेट क्वालिटी को मेंटेन करना है वो थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है, इसलिए ये डाउनग्रेड कर रहे हैं। 5500 का लक्ष्य आपको बजाज फाइनेंस भी दिखा सकता है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं आज FI ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन में, और इन्हीं पर राय ली जाए खासतौर से टेलीकॉम शेयरों पर, क्योंकि टेलीकॉम शेयरों में आज कोलड्रॉफ वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। स्पेक्ट्रम नीलामी में कुछ बड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है। CLSA जैसे दिग्गज आइडिया को डाउनग्रेड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि शुरुआत में मैंने नितिन की राय पढ़ी थी, नितिन भी ये कह रहे थे कि कमजोर सेक्टर्स में उन्हें टेलीकॉम आगे नजर आता है। नितिन, क्या शॉर्ट करेंगे आप? देखिए अनिल जी, कल इनफैक्ट लास्ट के 1 घंटे में काफी ज्यादा पोजीशन बिल्डअप हो रही थी आइडिया में और भारतीय एयरटेल में, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आज आ सकता है। बट जिस तरीके से न्यूज फ्लो है उसको देख के आप समझ में आ रहा है कि नहीं, वो शॉर्ट बिल्डअप हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आइडिया नीचे खुलना चाहिए, और इनफैक्ट उसके साथ साथ भारतीय में भी दबाव आना चाहिए। आइडिया में कल काफी सेलिंग हुई है, 119 118 की रेंज में, 117 के आसपास की क्लोजिंग है। तो मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे 110 की तरफ आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे पुट ऑप्शंस एक्टिव भी है तो आप चाहें तो 110 की पुट या 115 की पुट पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसमें गैप डाउन होता है तो उसकी जगह भारतीय में भी पुट खरीद सकते हैं। 357 के आसपास की क्लोजिंग है, अगर 340 की पुट एक्टिव है तो वहां पे भी ट्रेडिंग की जा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट तेज रहेगा, बट उस केस में टेलीकॉम है वो अंडर परफॉर्म करना चाहिए और इसमें गिरावट आ सकती है। चलिए, तो मार्केट अच्छा रहेगा, टेलीकॉम सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और वो स्टॉक्स हम आपको हर रोज बता रहे हैं जो आपको दे रहे हैं जैकपॉट मुनाफा। जैकपॉट सीजन 2 का आप प्रदर्शन देखिए। स्टोन इंडिया में 20% का अपर सर्किट लगा जिस दिन ये शेयर आपको बताया गया। कल डेक्कन गोल्ड माइन हमने देखा, इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगा, 16% मजबूती के साथ उस स्टॉक ने समाप्ति दी। आज का जैकपॉट शेयर कौन सा है, लेकर आ रहे हैं आशीष वर्मा। जैकपॉट सीजन 2 का कह लीजिए एक ऑटो एंसिलरी पिक इस बार का, और वो कंपनी है प्रिकॉल। कोयम्बतूर तमिलनाडु में हेडक्वार्टर्ड ये कंपनी है जिसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। तो 40 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, और इनफैक्ट ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की। आसान शब्दों में एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो 2, 3, 4 व्हीलर्स, तमाम कमर्शियल व्हीकल्स, तमाम ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सबको सप्लाई करने का काम करती है। 38 से ज्यादा पेटेंट्स हैं इस कंपनी के क्रेडिट में, 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ग्लोबली इसके पास, और 7 बिजनेस ऑफिसेस अक्रॉस द ग्लोब हैं इस कंपनी के, और 45 देशों में इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है। रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर आसान शब्दों में आपको समझाऊं, अगर आपने अपनी बाइक के इंस्ट्रूमेंट पैनल को यानी कि स्पीडोमीटर को क्लोजली ऑब्जर्व करा हो तो मोस्ट लाइकली होगा कि उसे प्रिकॉल ने बनाया होगा। जी हां, 53% मार्केट शेयर है इस कंपनी का डोमेस्टिक 2 व्हीलर सेगमेंट में, स्पीडोमीटर्स या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स के सेगमेंट में। यह कंपनी स्पीडोमीटर्स, फ्यूल गॉज से लेकर ऑयल पंप्स, विंडशील्ड, वॉशर सिस्टम्स, ये तमाम प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। इनफैक्ट जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है 2 व्हीलर सेगमेंट में। इनफैक्ट ये कंपनी देश की ऑयल पंप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे नंबर 1 कंपनी है, सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और ऑटोमोटिव सेंसर्स के लिए दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स में से एक ये कंपनी है। तो बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का कस्टमर बेस, जितने 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स आप जानते हैं उनके नाम ले लीजिए, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स होंगे। हीरो, सुजुकी, होंडा, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड से लेकर
ट्रायम्फ, हार्ले डेविडसन तक तमाम पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, मारुति होंडा जैसी से लेकर तमाम कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, टाटा हो, वॉल्वो, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। सभी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स और इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन मैग्नेट्स कहे जाते हैं, दिग्गज कंपनी जैसे कि जेसीबी, जैसे कि कैटरपिलर, वो सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। रेलवेज में भी सीमेंस से लेकर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि सरकारी फैक्ट्री है, ये सब इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शुमार है। ध्यान रखिए, स्टॉक में बेहद स्ट्रांग मोमेंटम अपने ईयर हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है और अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 490 करोड़ रुपए का है। Q3 के नंबर्स बेहद स्ट्रांग थे, आय में 22% का उछाल था और एक क्वार्टर में इस कंपनी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय क्लॉक करी थी। यह कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी है, घाटे से मुनाफे पे आई है। Q3 में साल दर साल 31 करोड़ के घाटे के मुकाबले 17 करोड़ का मुनाफा करा है इस कंपनी ने। वित्त वर्ष 2020 तक 3000 करोड़ रुपए के आय करने की इस कंपनी की उम्मीद है। FY15 में इस कंपनी ने 1140 करोड़ रुपए की आय करी थी, यानी कि अगले 5 सालों में साल दर साल 21% CAGR की दर से कंपनी ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन दोनों होंगे, क्योंकि ये कंपनी एग्रेसिवली एक्विजिशंस की तलाश में साथ साथ यूएस और यूरोप में टेक्निकल कोलैबोरेशन सर्च कर रही है। वियतनाम में इस कंपनी की एक प्लांट लगाने की योजना, उसके बाद कहा जा रहा है मेक्सिको में एक प्लांट लगाएगी। ऑलरेडी इस कंपनी की ब्राजील साओ पोलो में एक प्लांट है और जकार्ता इंडोनेशिया में इस कंपनी का एक ऑलरेडी प्लांट है। तो 2 और इंटरनेशनल प्लांट इस कंपनी के लगाने की योजना है। मार्जिन्स में Q3 में तगड़ा उछाल आया था। इनफैक्ट इस कंपनी का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है 2020 तक कंसिस्टेंट बेसिस पे 15% की कंपनी मार्जिन्स क्लॉक करेगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट से इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर होल्डिंग आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए, लगातार इजाफा देखने को मिला पिछले 3 सालों से और वो अतिरिक्त भरोसा दिखाता है। FY14 में 38% की प्रमोटर होल्डिंग अब बढ़कर ऑलमोस्ट यहां पे 40-41% के आसपास पहुंचती हुई। और पीयर कंपैरिजन फाइनली मैंने स्पेस की दिग्गज कंपनीज को लिया है, मैंने स्पेस की ऐसी कंपनीज को लिया जो इसके आसपास कामकाज करती हैं। मार्केट कैप टू सेल्स और पीई बेसिस पे दोनों कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर आएंगे और उस पर देख के आपको समझ में आएगा इस तेजी उछाल के बाद भी किस हद तक कंफर्ट ये काउंटर देता है वैल्यूएशंस के लिहाज से। और एक टर्न अराउंड स्टोरी है, ध्यान रखें। कहा जा रहा है FY17 में तो और बेहतर प्रॉफिट्स क्लॉक करती हुई नजर आएगी, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से और ज्यादा कंफर्ट शायद आपको मिलता हुआ नजर आए। ऑल इन ऑल क्विकली सम अप कर दूं, एक टर्न अराउंड स्टोरी है, घाटे से मुनाफे में आ रही है कंपनी। डोमेस्टिक मार्केट में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है और खासतौर पर अच्छे मानसून के चलते 2 व्हीलर में एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स में एग्रेसिव हो रही है कंपनी, एक्विजिशंस और टेक्निकल कोलैबोरेशंस कर रही है, तो वो एडेड ट्रिगर होंगे इस कंपनी के लिहाज से। 20% प्लस CAGR ग्रोथ अगले 5 सालों के लिए और साथ साथ फाइनली जो मैंने हाईलाइट करा वैल्यूएशन के लिहाज से अब भी बहुत कंफर्ट मिलता है। एक बेहतरीन काउंटर है, इसे अपने रडार पर रखें। तो प्रीकॉल का स्टॉक देख लीजिए, प्री ओपनिंग सेशन में 4% से ज्यादा मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है और प्री ओपनिंग सेशन में 135 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 38 अंक पर निफ्टी। लेकिन देख लेते हैं आज आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज कहां से आए हैं। स्टॉक 2020 का मैच खेला हमारे 2 कैप्टन डिम्पी और हेमंत ने और उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज की। 10 के 10 बल्लेबाजों को आज टीम में उतारा है और कच्चे तेल में जिस तरह से स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है ओवरनाइट, उसका फायदा कई कंपनियों को मिलेगा। केन इंडिया पहला बल्लेबाज होगा, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं। 2 शिपिंग कंपनियों में भी आप देखिए यहां पर तेजी का ध्यान रखिए। मर्केटर लाइन और SCI में पिछले 2.5 महीने में 130% से ज्यादा का इजाफा बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में हो चुका है और अच्छे नतीजे ये कंपनियां भी पेश कर सकती हैं। DCW और नोसिल ये होंगी 2 केमिकल कंपनीज। सरकार किसी तरह की राहत दे सकती है केमिकल्स पर, ये खबरें तो चली रही हैं, लेकिन साथ ही आप देखिए कच्चे तेल का जो फायदा है वो इन कंपनियों को भी मिलेगा क्योंकि इन्वेंट्रीज पर ये बैठी हैं। और यहां पर एक तेजी का ध्यान रखिए। ओरिएंट ग्रीन पावर ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। सरकार का जिस तरह से फोकस और बढ़ता जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर, इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। स्टोन इंडिया को एक ऑर्डर मिला है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। SRA इंफ्रा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपने विस्तार योजनाओं के बारे में कंपनी बात करेगी। सेकेंड हाफ में यहां पर एक अच्छी रैली बन सकती है। PC ज्वेलर्स और टाइटन, कल भी ज्वेलरी कंपनियों में हमने बेट किया था तेजी की साइड का और आप देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज फिर से ये रैली बन सकती है। यहां पर सरकार जिस तरह से ड्यूटी फ्री सोना एक्सपोर्ट के लिए देने जा रही है ज्वेलरी कंपनियों को, ये एक बड़ी खबर है जिस पर आज ज्वेलरी सेक्टर फोकस में रह सकता है।
10 के 10 शेयरों में से हमने सिर्फ 9 शेयर आज बाय के उतारे, एक शेयर सेल का भी है। एबन ऑफशोर को कच्चे तेल का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही शक्ति शुगर पे आप नजर रखें तो डीमर्ज हुई है इसकी कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और साथ ही शुगर के अंदर जो प्ले चल रहा है इसका फायदा इसको आता हुआ दिखेगा। एरिस एग्रो पे आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस बनता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा SRS पे आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कच्चे तेल के अंदर, और माफ कीजिए, जो ज्वेलरी को लेकर सरकार ड्यूटी फ्री या इंसेंटिव्स दे सकती है वो इसको बेनिफिशियरी पहुंचाएगा। एस्ट्रा माइक्रोवेव को नेवी से करीब 500 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं। रिजल्ट करीब 5 से सीधे 14 करोड़ रुपए आ सकता है, 180% का जंप, इसको फायदा मिलेगा। फर्स्ट सोर्स पे आप नजर रखिए, कंपनी अपना डेट उतार रही है। 9 करोड़ के कुल डेट में से कंपनी करीब 1.5 करोड़ रुपए अपने डेट को उतारने की पूरी तरह से योजना बना रही है, इसका फायदा इसको आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल पे आप नजर रखें, 5% हिस्सा बेचा जा सकता है अच्छी वैल्यूएशन पर, इसको फायदा आता हुआ दिखेगा। IL&FS ट्रांसपोर्ट पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि सरकार करीब 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बनाने की योजना बना रही है, उसका बेनिफिट होगा। नॉर्थ ईस्ट में सड़क का कामकाज और तेज होगा। इसके अलावा फ्री हिट के तौर पर देखेंगे ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज की रेटिंग इंप्रूव हुई है लॉन्ग टर्म कर्ज की, इसका फायदा होगा। साथ ही बायोकॉन का आप शॉर्ट करके चल सकते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की एक टैबलेट को ये रिकॉल कर रहे हैं। चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं। और अब आप देखिए इंट्राडे में किस तरह से पोजीशंस बनी हुई हैं। ICICI बैंक सबसे मजबूत खुलेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे थे। 3.5% ऊपर ये खुलने के संकेत दे रहा है, और विप्रो 5.5% कमजोरी के साथ खुलेगा, इस तरह के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगाए, और एक ही सेक्टर है जो लाल निशान में आज खुलेगा, वो है IT सेक्टर। इन्फोसिस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन विप्रो ने देखिए जिस तरह से डिसअपॉइंट किया है, उसका असर खुलते ही आज देखने वाला है। बिल्कुल, तो तमाम ये स्टॉक्स आज रहने वाले हैं एक्शन में। और मैं बता दूं आपको कि प्री ओपनिंग सेशन में बेहतरीन मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है, और बैंकिंग शेयरों से लीडरशिप आ रही है। बैंक निफ्टी 200 अंकों पर दिख रहा है, 16,500 के पार हुआ, क्या बात है। तो बैंक निफ्टी में 16,386 का जो कल का हाई है वो क्रॉस होता दिख रहा है, क्रॉस भी अच्छे मार्जिन से होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा 16,450 का लक्ष्य उसके पार ही खुलेगा बैंक निफ्टी, ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, निफ्टी में देखिए 7,950 कल का हाई था, उसके पार खुलते हुए, उसके आसपास खुलते हुए दिख रहा है निफ्टी। आइए, इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, हीरो और टाटा मोटर्स वगैरह में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। कुछ सरकारी कंपनियां एक्शन में रहेगी जिनमें भेल ONGC को आप रख सकते हैं। विप्रो का दबाव है 5% का, लेकिन अच्छी बात है कि विप्रो का वैसे ज्यादा नहीं है। सेंसेक्स निफ्टी में 140 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स, और निफ्टी पर मजबूती 45 अंकों की 7,960। इस तेजी के मार्केट का ये नया हाईएस्ट लेवल है जो 7,962 इस वक्त आप निफ्टी पर देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखिए 1.5% का 250 पॉइंट का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी पर बना है, 16,600। तो हम कह रहे थे कि बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, निफ्टी के बजाय एक्शन वहीं से आता दिख रहा है। ICICI बैंक 5.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक दमदार तेजी होती दिख रही है यहाँ पर। ONGC, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसे दिग्गज अच्छी खरीदारी दिखाते हुए, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो SBI है, माफ कीजिएगा ICICI है, और SBI भी पीछे नहीं, 3% की बड़ी मजबूती। विप्रो 4.5-5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन 570 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश। बाकी कोई स्टॉक ऐसा है नहीं जो ज्यादा कमजोर हो। डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 200 अंक ऊपर 26,000 के पार खुला है। सेंसेक्स ने एक नया मुकाम हासिल किया है, 26,000 का। देखते हैं निफ्टी भी क्या 8,000 की तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ता है। बैंक निफ्टी भी 16,500 के पार निकला है। आइए वायदा कारोबार में बता दूं क्या एक्शन है। विप्रो 5% नीचे और टेक महिंद्रा 1% नीचे, यही एक्शन वायदा कारोबार में। मजबूती की तरफ ICICI वगैरह की हमने बात की, लेकिन छोटे मिड कैप PSU बैंक देखिए, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, OBC, लंबी लिस्ट है, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट, जो बैंक आप देखना चाहें सरकारी बैंक 2 से 4% की मजबूती दिखाता हुआ, क्या तेजी हो रही है। बिल्कुल अनिल, और हम कह भी रहे थे कि आज नजर रखिएगा ICICI बैंक पर, और हमारे एक्सपर्ट नितिन मुरारकर ने सबसे पहले कहा था कि ICICI बैंक ही ऐसा स्टॉक है जो आज सबसे अच्छा प्रदर्शन संदीप जैन भी दिखा सकता है। इवन संदीप जैन भी कह रहे थे, और आप देखिए वो तेजी देखने को मिल भी रही है। 12 से 13 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है एक ग्रुप का, JP एसोसिएट्स, JP इंफ्रा ग्रुप का, और अगर वो इनको इस बार प्रोविजन नहीं करना पड़े तो कितनी बड़ी राहत हो सकती है। ये शेयर आगे भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अगर आप देखिए भूषण स्टील पर भी एक बार नजर डालकर देखते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। भूषण स्टील, JP एसोसिएट्स, JP इंफ्रा, इन तमाम कंपनियों को अब अलग कर दिया गया है, उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है जिसमें बाकी के लेंडर्स को किया गया है। और ये कंपनियां क्योंकि तेजी से कर्ज घटाने के लिए एसेट्स को मोनेटाइज कर रही हैं, और अब RBI ने ये फैसला लिया है, इसके चलते आप देखिए पूरा ग्रुप अच्छा फोकस दिखाता हुआ। ज्वेलरी कंपनी
कंपनियां देखिए किस तरह से अच्छा तेजी दिखा रही हैं। अनिल, आईसीआईसीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक तो टॉप गेनर्स हैं ही एफएनओ में। तीसरा टॉप गेनर देखिए पीसी ज्वेलर्स है, 3% मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। सीएनबीसी आवाज की जो एक्सक्लूसिव खबर है कि ज्वेलरी कंपनियों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार चाहती है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और ज्वेलरी कंपनियों को बड़े इंसेंटिव दे सकती है। टीवीजी देखिए कल 8% की तेजी दिखा चुका है, आज फिर 3% मजबूत है। गीतांजलि जेम्स देखिए कल की रैली को और आगे लीड करता हुआ 3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इवन टाइटन के स्टॉक पर नजर डालते हैं, हमने देखा था कल इस स्टॉक में भी तेजी बनी थी, आज फिर देखिए 1% मजबूत है। तो ज्वेलरी सेक्टर बेहतरीन प्रदर्शन अनिल आज के सत्र में दिखा रहा है और जैकपॉट स्टॉक जो हर रोज अच्छी तेजी दिखाने के लिए जाना जाता है, आज फिर देखिए किस तरह की तेजी दिखा रहा है। यह हमने देखा था कल डेक्कन गोल्ड माइन ने 20% तक की तेजी दिखाई थी, इंट्राडे में 16-17% ऊपर जाकर बंद हुआ था और आज प्रिकॉल कुछ ही मिनटों में 8% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। तो चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है जैकपॉट स्टॉक्स में भी। स्टोन इंडिया जो इस सीरीज का दूसरी सीरीज का पहला जैकपॉट स्टॉक था, उस दिन भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था और आज देखिए कुछ खबरें मिली हैं, इनको ऑर्डर्स मिले हैं, आज फिर देखिए 10% मजबूती के साथ ट्रेड करता है। छत्तीसगढ़ सरकार से 28 करोड़ का ऑर्डर और उसके दम पर स्टोन इंडिया में बड़ी तेजी बनती दिख रही है, लेकिन तेजी शानदार दिख रही है पूरे बाजार में। 7,970 यह है निफ्टी का आज का हाई। तो बेहतरीन तेजी के साथ शुरुआत की है बाजार और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखिए दिन के हाई पॉइंट के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी 15,700 के आसपास पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी यहां से दमदार तेजी बनती दिख रही है। इसी पर राय ली जाए फटाफट नितिन से। नितिन, आप तो कह ही रहते हैं 8,000 का कॉल खरीदिए, अगर सरप्राइज आएगा तो ऊपर की तरफ से आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी जो इतना भागा है, यहां बताइए 325 पॉइंट की तेजी हो चुकी है, अब क्या करें? देखिए जी, ये कल के डेटा में था जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि सारा का सारा जो बैंक के मेजर वेटेज हैं वहां पे बाइंग हुई थी, कॉलों में पोजीशंस कटी थी, पुट्स में राइटिंग हुई थी और करंट मंथ नेक्स्ट मंथ दोनों में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था और वो सारा का सारा 16,300 16,250 के आसपास हुआ। और इनफैक्ट जो मार्च से हम लोग अप्रैल में रोल ओवर्स हुए थे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी 16,300 के आसपास है। तो वहां से अगर ये तेजी आ रही है तो ये जरूर है कि 17,000 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकती है। तो अभी भी यहाँ से 300-400 पॉइंट आने वाले समय में देख सकते हैं आप। तो बेटर होगा कि बैंक निफ्टी से बेटर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर सकते हैं। जैसे पीएसयू बैंक्स में भी उतनी बाइंग नहीं आई है जितना कल ओपन इंटरेस्ट एडिशन था। कल सारे के सारे पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट कट रहे थे या ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा था। अभी हम लोग प्राइवेट बैंक्स में रैली देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में आपको एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है। तो आप अभी पीएसयू बैंक पे फोकस कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स पर नजर रखिए और आज फिर देखिए आप टॉप 5 एफएनओ गेनर्स में 4 पीएसयू बैंक हैं और 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए अच्छी खबर तो है ही, इसीलिए देखिए 6.5% मजबूत है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, ये स्टॉक्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। संदीप, बैंकों पर तो आप बुलिश थे ही, ये बताइए ज्वेलरी कंपनियों पर भी बुलिश हैं क्या? क्योंकि आप देखिए आज ज्वेलरी सेक्टर भी फोकस में है। सीएनबीसी आवाज की उस एक्सक्लूसिव खबर के बाद जहां हमने आपको बताया कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है, ड्यूटी फ्री गोल्ड मुहैया कराएगी सरकार, और भी कई सारे कदम हैं। कोई स्टॉक आपको पसंद है इस क्षेत्र से? देखिए, इस क्षेत्र में एक पहले मैं इनफैक्ट बुलिश था इस सेक्टर के लिए, बट ओवरऑल अब जिस तरीके के इनके परफॉर्मेंस आए और जो चीजें सामने आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से जो छोटे ज्वेलरी स्टॉक्स है उनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। एक बार मैंने टीवीजी किया हुआ है, इनफैक्ट 130-40 लेवल्स पे 170 तक भी गया था, बट अब 2 फिगर्स में ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक उछाल आ सकता है टीवीजेड में, ये न्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट ड्यूटी फ्री काफी लॉजिकल स्टेप भी है, सरकार को करना चाहिए। और इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले दिनों में ये 42-43 दिन की स्ट्राइक थी, तो एक तरीके से बोलते हैं ना मीठा साटा देना, कहीं ना कहीं एक बार सरकार अब खुश कर रही है इस सेक्टर को जो बहुत नाराज हो चुकी थी। तो ओवरऑल एक तरफ लेना और देना दोनों चीज चल रही है, बट स्टिल आई फील कि टाइटन कैन बी अ गुड बाय इन दिस सेक्टर। और ओवरऑल टीवीजेड पे भी ध्यान रख सकते हैं। मैरिज डिमांड वापस शुरू हो चुकी है। कल आप किसी शादी अटेंड करने गए थे ना, जब आए नहीं थे, तो आप देखिए अच्छा डिमांड तो पहले से थी, लेकिन अब लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। सारे 42 दिन बंद रहे, सारी दुकानें, पेंट अप डिमांड एक साथ क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो काफी जबरदस्त खरीदारी और सीजन इनके लिए शुरू होता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छी संकेत है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं वायदा कारोबार में, बैंक्स तो सारे हैं एक्चुअली, ऊपर से नीचे तक हिम्मत सारे बैंक की नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ही पता चल गया था सेकंड हाफ में जब देखा ना कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी भागा। लेकिन एक स्टॉक जो दिख रहा है वो है हिंडाल्को, 2% ऊपर और 1% यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। फटाफट रजत से राय ले ली जाए चार्ट पर, हिंडाल्को के लेवल्स बता दे रजत।
102 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 107 और 109 ये दोनों टारगेट मान के हिंडाल्को फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव आप वो भी ले सकते हैं। 122 से 125 का टारगेट इसमें हासिल होना कोई बड़ा बात नहीं होगा। कैवियट ये है कि अनिल जी इसमें मेरा भी निवेश है, मैंने नीचे की लेवल पे इसमें पोजीशन लिए थे और वो भी बरकरार है। और हिंडाल्को को छोड़ के आप चाहे तो टाटा स्टील भी ले सकते हैं। 362 इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें 384 से 404 रुपया तक जाने की पॉसिबिलिटीज भी दिख रहे हैं। अगेन टाटा स्टील इज ऑल्सो ऑन माई बाय लिस्ट। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब शेयर रजत को पसंद है, रजत के पोर्टफोलियो में भी हैं। रजत कह रहे हैं कि उन्होंने इन शेयरों को खरीदा है और कल हमने देखा था जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था उस क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के बाद, जहां पर काफी एग्रेसिव टारगेट्स इस पूरे सेक्टर के लिए दिए गए थे। विप्रो अभी भी देखिए 5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और पूरा का पूरा टेलीकॉम पैक देखिए, भारतीय इंफ्राटेल भी करीब 2.5% कमजोर है, भारतीय एयरटेल 1% कमजोर है और आइडिया इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, हालांकि इसमें ज्यादा गिरावट नहीं है। अब हरे निशान में इनफैक्ट ये शेयर आता हुआ, हालांकि सीएलएसए ने अपना जो लक्ष्य है वो इस शेयर के लिए घटाया है, लेकिन खुला जरूर नीचे। अब यहां पर सुधार देखने को मिल रहा है। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। रजत, संदीप, नितिन मुरारका जी, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दमदार तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी दिखा चुका है और यही एक ऐसा पॉकेट है जो आज बाजार की मदद कर रहा है। एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 से ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं, तो दमदार तेजी देखने को मिल रही है और अब सबकी नजरें 8,000 के आंकड़े पर, जल्दी निफ्टी पर ये आ जाए बस। बिल्कुल, और उसके बेहद करीब है हम। एक्चुअली 7,975 का हमारा जो पहला लक्ष्य था वो तो निफ्टी हासिल कर चुका है और अब यहां पर अच्छी तेजी। इस बीच हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के हेड दीपेन शेठ साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और लेते हैं उनकी राय बाजार पर। सर, जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है, नॉन स्टॉप। ये रुकने वाला है कि नहीं? क्योंकि जो लोगों को डर था कि रिजल्ट सीजन में खराब हो जाएगा, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो अनिल जी, आप भी जानते हैं कि बाजार में इंटेलेक्ट से ज्यादा इमोशन चलता है, जज्बातों की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो अभी जज्बात अच्छे हैं, मूड अच्छा है, सब कुछ बरकरार लग रहा है, तो चलेगी बाजार और क्या। तो सेंटीमेंट सुधरने का फायदा भारतीय बाजारों को मिलता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, एफआईएस फ्लोज जिस तरह से आ रहे हैं, ये बताइए कौन से वो पॉकेट्स हैं जो आपको इस समय सबसे अच्छी लग रही हैं, जहां पर आपको लगता है लंबी अवधि के लिए इस समय निवेश जरूर करना चाहिए? क्योंकि काफी लोगों के बीच में देखिए अभी लेफ्ट आउट फीलिंग है, जिस स्पीड से बाजार भाग गया, काफी लोग अपने आप को लग रहा है कि बस मिस हुई है एक बार। तो चलती बस में चढ़ना ऑलवेज हर वक्त थोड़ा सा डेंजरस होता है, थोड़ा सा हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन हाँ, यहां से हमें मोमेंटम बढ़िया दिख रहा है और सर्टेन सेक्टर्स, कुछ एक सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पर हमने 7,000 में भी हम बुलिश थे और 8,000 में भी बुलिश रहेंगे हैं और शायद 9,000 में भी बुलिश रहेंगे। तो उस तरह के अगर सेक्टर्स देखते हैं तो जैसे कि सबसे पहले आज के दिन ये कहना आसान लगता है कि डॉलर वीक लगता है तो आईटी पर हमको कॉशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर भी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बहुत सारी हैं, अभी 3-4 रिजल्ट्स आईटी के आ गए हैं जी। तो यहां पर भी आप देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के हिसाब से इन्वेस्ट करना शायद ज्यादा एडवाइजेबल है। तो इन्फोसिस के नंबर्स, माइंट्री के नंबर्स काफी इंस्पायरिंग रहे हैं। विप्रो और टीसीएस के नंबर्स उतने इंस्पायरिंग नहीं रहे हैं। दोनों कंपनीज में ग्रोथ चैलेंजेस दिखती है, विप्रो में और भी ज्यादा दिखती है टीसीएस से। टीसीएस में $18 बिलियन का अब तो रेवेन्यू बेस बन गया है, 3.5 लाख एम्प्लॉइज, आखिर कितना फास्ट ग्रो करेगा। बहुत सारी ज्योग्राफीज में, बहुत सारे वर्टिकल्स में बहुत सारी चीजें कर रही है, सुपर कंपनी है। लेकिन हमको जिस तरह की ग्रोथ की विजिबिलिटी हमें इन्फोसिस में दिखती है और माइंट्री में जिस तरह का कॉन्फिडेंस आता है, उतना इन दोनों में नहीं आता है। तो आईटी हो गया एक। दूसरा, अगर आप लास्ट 12 महीनों में देखेंगे, हाँ, तो मिड कैप में अब माइंट्री मिड कैप रहा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली हाँ, तेजी जी। और अगर आप मिड कैप्स में देखते हैं तो जेंसर आज भी करीब 10 टाइम के पी पर मिल रहा है। इस कंपनी में एक बहुत ही बड़े पी फंड ने कुछ 22-23% होल्ड करता है और रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। मेजेस्को में हमने कहा है कि नॉन लिनियरिटी है बिजनेस में, प्रोडक्ट कंपनी है जो कि इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये दोनों कंपनीज पर भी हमारा कवरेज है और ये दोनों मिड कैप्स पर हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं 2-3 साल की होल्डिंग पर्सपेक्टिव से। तो ये तो आईटी हुआ
जहां पर काफी आसान होता है हाई क्वालिटी कंपनीज को ढूंढना, लेकिन अगर आप लास्ट एक साल की इंडेक्स मूवमेंट को देखेंगे तो आज भी निफ्टी कुछ 7-8% डाउन है। अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं, अभी कुछ महीनों की तेजी हुई है, 2 या 3 महीनों में कुछ मेरे ख्याल से 12-13% कुछ निफ्टी चढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 8% डाउन है। और इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो आउट परफॉर्मेंस आई है, जैसे कि अगर आप देखते हैं तो जो ऑटो इंडेक्स है 13% जब निफ्टी गिरी तो ऑटो इंडेक्स करीब फ्लैट था। तो ये बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस है। तो यहां पर कहने का मन करेगा किसी को कि ऑटो में अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी टाटा मोटर्स विश्व के लग्जरी कार्स मेकर्स में से शायद सबसे चीपेस्ट स्टॉक आपको अवेलेबल है। और मैं जानता हूं कि ग्लोबल मैक्रो ग्रोथ पर आंच आनी है, चाइना को लेकर काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिसको लोग समझते नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट लाइनअप है और इनने जो इतनी मैक्रो वॉलेटिलिटी के बावजूद जिस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ अपनी लग्जरी कार्स में दिखाया है, और अब उनकी जो पाइपलाइन नई लॉन्चेस की है, हम लोग 300 रुपए से चीख कर लोगों को बोल रहे हैं लेने को, 400 रुपए हो गए हैं और अभी तो शुरुआत है हमारे हिसाब से। ऑटो में और तेजी देखने को मिल सकती है, और भी तेजी देखने को मिल सकती है। मारुति आपका फेवरेट शेयर है और उसके बाद मारुति है। मिड कैप्स में देखिए एक तो ऑटो एंसिलरीज में जमुना ऑटो हमें बहुत पसंद है। जमुना ऑटो में दूसरे ऑटो एंसिलरीज की तुलना में बेसिक रिटर्न रेशियोज, कैश फ्लोज और वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी सुपीरियर है, और ये सुपीरियरिटी जल्दी रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि इन्होंने हर बड़े अपने कस्टमर की फैक्ट्री के इर्द गिर्द अपनी फैक्ट्रीज बना के रखी हैं, तो सप्लाई चेन में बहुत एफिशिएंसी इनको मिलती है। प्लस ये लोग आफ्टर मार्केट में भी अभी बहुत बड़े पैमाने पर एंट्री ले रहे हैं। ये लोग लीफ स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर हैं, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं ट्रक्स के लिए। तो और सीवी साइकिल के साथ साथ इनको वॉल्यूम बेनिफिट भी मिलेगा, आफ्टर मार्केट में जाने का मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा, और रिटर्न रेशियोज 30% के ऊपर। तो जमुना ऑटो ये है वो स्टॉक जिसका बात हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं। आप देखिए 148 का भाव है, इस शेयर पर नजर रखिए, अच्छी तेजी ये स्टॉक दिखा सकता है। साथ ही मारुति और टाटा मोटर्स पसंद है। सीमेंट में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है, क्या लग रहा है दिग्गजों में अब ये रैली थकती हुई दिखेगी और मिड कैप्स में एक्शन देखने को मिलेगा, और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है? सर, हमारा विश्वास ये है हेमंत जी की सीमेंट एक कमोडिटी है, और इस कमोडिटी में साइकिल्स आती हैं। अभी एक फैशनेबल थिंकिंग हो गई है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट होगा, हाउसिंग होगी, तो सीमेंट में एक परमानेंट तेजी है। तो कुछ सालों से कैपेसिटी एडिशंस ठंडे रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ब्लेंडेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में आज भी 70-75% के करीब अगर होगी, साउथ इंडिया में शायद 70% भी नहीं है। तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहां से सीमेंट डिमांड बढ़ता है तो नई कैपेसिटीज आएंगी नहीं, तो कैपिटल कंज्यूम नहीं होगा, कैश फ्लोज बहुत फ्री कैश फ्लोज बड़े स्ट्रांग रहेंगे। तो साउथ इंडिया में जो गर्मी अभी सारे स्टॉक्स में आई है, आप रैम को देखते हैं या दूसरे साउथ इंडियन सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स में जो आप तेजी देखते हैं, वो पूरी इसके बेसिस पर आई है। डर इस बात का है कि ये प्राइसेस सस्टेन करेंगी या नहीं, और हैदराबाद में ऑलरेडी 3 महीने की भयानक तेजी के बाद, 2 महीने की भयानक तेजी के बाद प्राइसेस बिल्कुल क्रैश हो गए, 70-80 रुपया बोरी में निकल गया दाम। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होता है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होती हैं, तो एक परमानेंट तेजी को अज्यूम करना थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाने के बराबर है। लेकिन हाँ, सीमेंट में हाई क्वालिटी स्टोरीज आज भी हैं। प्रॉब्लम यह है सर कि जो लार्ज कैप्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उन सबकी वैल्यूएशन $180 से $220 की रेंज में पर टन ईवी पर टन में चली गई है। तो उस दाम पर आज के दिन लेना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। अब आप अल्ट्राटेक को देख लीजिए या श्री को देख लीजिए, ये लोग सब $200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और सब में अल्ट्राटेक में शायद 20% का ट्रेड आ गया है, श्री में कुछ 15% का ट्रेड आ गया है मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 महीनों में। लेने चाहिए जी बिल्कुल, यहाँ मिड कैप्स आज भी सब $100 वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं, जबकि वो लार्ज कैप सारे के सारे $200 के पास चले गए हैं। तो हमारा ये अनुमान है कि अब ओरिएंट में जैसे कि 5 मिलियन टन की कैपेसिटी पर उन्होंने 3 मिलियन टन ऐड किया, और अब वो कैपेसिटी रैंप अप होने की पूरी गुंजाइश दिखाती है। ओरिएंट सीमेंट आज भी मेरे ख्याल से 130 से चल के 150-55 की रेंज में शायद चला गया है, और आज भी $81 की वैल्यूएशन के आसपास है। तो हम $200 में या $220 में श्री देखें, उससे अच्छा $80 में ओरिएंट देखना चाहिए। हालांकि श्री जैसी मुझे नहीं लगता कि आज तक सीमेंट इंडस्ट्री में किसी ने मनी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई हो। तो 2 मिलियन टन के थे तब भी वही इक्विटी कैपिटल थी, और आज 26 मिलियन टन की हमको विजिबिलिटी है। तो इसके जैसी तो कोई बेहतरीन कंपनी है ही नहीं सारे। ओरिएंट सीमेंट पर नजर रखिए, मिड कैप सीमेंट कंपनी है, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक
एक बार देखते हैं दाम इसका कहां पर चल रहा है। जी हाँ, आप देखिए 155 रुपए के आसपास का भाव है। ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज दीपेन हमें दे रहे हैं। दीपेन, आज जो सेक्टर फोकस में है, फ्लेवर में है, वो है बैंकिंग सेक्टर। और आप देखिए जिस तरह से आरबीआई ने कहा है कि जो कंपनियां सीरियसली कर्जों को घटाने की कोशिश कर रही हैं, उनके ऊपर बैंक्स अपनी प्रोविजनिंग अभी ना करें। तो एक लंबी लिस्ट निकाली है जिसमें जेएचपी ग्रुप का नाम है, भूषण पावर का नाम है, और आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। यही आज बाजार का मूड संभालने का काम कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक पर आपकी क्या राय है और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक कुछ हद तक अगर हम देखते हैं, या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चारों बैंक्स जो हैं कॉरपोरेट फोकस्ड बैंक्स हैं। इनकी कॉरपोरेट लेंडिंग बुक्स बाकी बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स कॉरपोरेट्स। और कॉरपोरेट सेक्टर में जैसा ही एसेट क्वालिटी या लेवरेजिंग, ओवर लेवरेजिंग का पेन महसूस हुआ, तो सबसे ज्यादा इन बैंकों ने झाड़ खाई थी। इन बैंक्स और हमें लगता है कि ये जो नई सरकार है और ये जो अच्छे दिन की जो बातें चल रही हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में जो क्लीनिंग अप होना है, वो 6 महीने से क्लीनिंग अप चालू हो चुका है। काफी सारे विलफुल डिफॉल्टर्स को चेज किया जा रहा है, हम देख रहे हैं। ये स्क्रू मेरे हिसाब से थोड़ा देर टाइट किया गया, लेकिन किया जा रहा है। और अभी तक सरकार ने विलफुल डिफॉल्टर्स को या एरेंट बोरोवर्स को चेज करने में जिस तरह की सुस्ती दिखाई थी और हम उससे निराश थे, अब वो धीरे धीरे वो पासा पलट रहा है। और अगर ये पासा ठीक से पलटता है तो कॉरपोरेट फेसिंग बैंक्स जो हैं, अब उनमें से कई बैंक्स काफी महंगी भी हैं, लेकिन ये जो सारी बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक देखिए, एक्सिस बैंक देखिए, इवन स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, तो इन सब की वैल्यूएशंस आज भी उन महंगी बैंकों से काफी लो हैं। और लो इसीलिए हैं कि इनके परफॉर्मेंस पर और इनके इन कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सपोजर्स पर लोगों को डर लगा हुआ था। अगर ये साइकिल घूमती है तो 2-3 साल की तेजी है, सिर्फ आज की तेजी नहीं है। पूरा विश्वास तो नहीं हो रहा है अभी भी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बेसिक कैरेक्टर बदलेगा, लेकिन आज वो इतनी सस्ती हो गई हैं। काफी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स 0.6 ओरिएंटल बैंक शायद 0.5 प्राइस टू एडजस्टेड बुक पर मिल रही है, अगर आप F18 के नंबर्स पर देखेंगे। और ये सारी बैंक्स में सर क्या है, बहुत बड़ी एनपीए बुक्स हैं, और ये सारी एनपीए बुक्स अगर इनमें से कुछ कुछ रिवाइव होने लगती हैं तो जो राइट बैक्स आते हैं एडजस्टेड बुक में वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। खास करके मेरे हिसाब से ये एक्चुअली सबसे ज्यादा पॉसिबल है तो स्टेट बैंक के लिए है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए है। तो इनकी प्राइस बाय एडजस्टेड बुक आज अगर हम देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर 1.5 से ज्यादा भी दिखती है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर उधर राइट बैक्स आ जाते हैं तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, फिर आपको मल्टीपल सस्ता लगेगा और डायरेक्शनली में अब नए एनपीएस तो आने वाले नहीं, मैनेजमेंट नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए सर, अभी तक के हैं वो तो प्रोविजन कर ही चुके हैं। हाँ, क्या हुआ कि AQR के वक्त जो जितना एसेट क्वालिटी रिकग्निशन, बैड एसेट क्वालिटी रिकग्निशन में जो भी कॉम्प्रोमाइजेज हुई थी, और इसमें सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा को बोलने की बात नहीं, बल्कि उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, एक ही क्वार्टर में 2 क्वार्टर का काम कर दिया। तो हमें अगर डीएनए बदलने का सवाल खड़ा होता है तो पीएसयू बैंक्स में सबसे पहले नाम स्टेट बैंक से आगे भी बैंक ऑफ बड़ौदा का आएगा, और शायद इसीलिए उनके शेयर्स में सबसे ज्यादा मूवमेंट आई है। एक चीज और, चूंकि बैंक्स की बात निकली, इसी स्पेस में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आज चूंकि इक्विटास की लिस्टिंग भी है, क्या लग रहा है, क्या कुछ दमदार स्पेस है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट के मौके हैं? और अगर इक्विटास के आईपीओ पर भी आप राय रखते हैं तो बताएं। तो सबसे पहले तो सर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारा जो फर्म है इक्विटास की आईपीओ में डिस्ट्रीब्यूटर या सिंडिकेट मेंबर का रोल प्ले कर चुका है, तो मेरे लिए ये उचित नहीं होगा आपको ये कहना कि इसके शेयर्स को लिस्टिंग पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किस प्राइस पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो पहले तो डिस्क्लेमर है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस का फ्यूचर क्या है इस देश में, तो एक अपने को उदाहरण दिखता है कुछ साल पहले जो ब्लो अप हुआ था इस सेक्टर में आंध्र प्रदेश में, और रेकलेस लेंडिंग, रेकलेस बोरोइंग दोनों को लेकर जो प्रेशर्स क्रिएट हुए थे सिस्टम में, और इससे एक सोशल इविल जैसा कि आ गया था, और इसका एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल बैकलैश हुआ, लेकिन जो रेगुलेटरी बैकलैश हुआ वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हुआ है।
और अब आरबीआई की निगरानी में और इनको एक्चुअली एज एमएफआई एनबीएफसीज की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। इनकी एक्टिविटीज पर काफी सारे कंट्रोल लगाए गए हैं और मेरे हिसाब से ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंट्रोल्स सरकार की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से जो पाबंदियां डाली गई है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इस सेक्टर की। और इसी रिकवरी में आपने देखा कि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस जो कि इम्प्लोड होने की गुंजाइश एक जमाने में लग रही थी, उसने कितना स्पेक्टेकुलर रिकवरी किया और आज बहुत ही बेहतरीन मल्टीपल पर और वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। काफी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जिनकी, अब जैसे उज्जीवन की आईपीओ अभी आज से शायद एक सप्ताह के बाद खुलेगी। बंधन ने खुद को कन्वर्ट करके बैंक कर लिया है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ऐसे ऐसे कोनों में जाकर और ऐसे लोगों को लेंड करती हैं जहां पर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं जा सकती है। और आज भी जो माइक्रो फाइनेंस बुक है इतनी छोटी है कि यहां से भी हर साल एग्रीगेट बेसिस पर सिस्टम ग्रोथ 25-30% आना कोई बड़ी बात नहीं है कुछ सालों तक। और इसमें जो बेहतरीन कंपनियां हैं इनको 30-30, 40-40% पे ग्रो करना मुश्किल नहीं लगता है। सो सेक्टर पर्सपेक्टिव से यदि आप पूछते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में अभी बहुत सारा इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए पैसा बनना बाकी है। चलिए, तो इस सेक्टर पर नजर रखिए और नजर रखिएगा आज इक्विटास की लिस्टिंग पर। कुछ ही देर में हम आपके सामने लेकर आएंगे भाव वहां पर किस तरह से खुल रहे हैं। इस समय प्री ओपनिंग सेशन चल रहा है, 10 बजे उसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है 133 से 136 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हो सकता है। तो अच्छी तेजी के साथ ये शेयर खुलता हुआ दिखेगा। और आप इस समय देखिए पीएसयू बैंक्स में रनअवे रैली देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी जहां 2% मजबूत है, पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% मजबूत है। पीएनबी अब 5.5% की तेजी दिखा रहा है, एसबीआई 5% की बढ़त दिखा रहा है। तो जो पहले लग रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, उसने दिखाया, लेकिन अब आप देखिए दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में भी ये तेजी अनिल देखने को मिल रही है। 5% मजबूत पीएसयू बैंक इंडेक्स इस समय कारोबार करता है, एसबीआई लीड करता हुआ 5% का दमदार उछाल। वक्त दीपेंद्र सर से विदा लेने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर तमाम सेक्टर्स स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ फिर से निफ्टी डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में अब शामिल हो रहे हैं। उदयन सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में और भारतीय बाजार में। क्या ये वो लेवल है जहां पर लोगों को सावधान हो जाना चाहिए या फिर इस माहौल में अभी भी काफी अपसाइड बाकी है? कैसे देख रहे हैं बाजार को आप सर? देखिए, अभी मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम है अनिल, और ऐसे मोमेंटम को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, जैसे आपने जिक्र किया, काफी ग्लोबल मार्केट्स में ऐसे मोमेंटम दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ये निफ्टी अभी 8100 से 8300 के लेवल के बीच में भी पहुंच सकता है इस मोमेंटम में। और पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, कंजेशन जैसे हुआ था 7900 के ऊपर, और अभी मुझे लगता है आज एक थोड़ा ब्रेक थ्रू जैसे हुआ है उस लेवल के ऊपर से, और उसको देखते हुए लग रहा है कि 8100 से 8300 के लेवल तक ये निफ्टी पहुंच सकता है। आपको याद होगा जब मार्केट में 2-3 महीने पहले एक फेज आया था जिसमें निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था 7500 और 8100, 8200 के बीच में। वो नीचे जाता था तो 7500 के लेवल पे काफी सपोर्ट मिलता था, लेकिन जैसे ऊपर जाता था 81, 8200 के लेवल पे वो अटक जाता था। मेरे ख्याल से निफ्टी जैसे चल रहा है वो लेवल्स को टेस्ट करने के लिए वापस चल रहा है 81 से 8300, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये अप्रैल सीरीज में ही 81, 8300 को निफ्टी रीटेस्ट करे। उसके बाद और उसके चलते हुए एक और चीज होगा कि डाउ जोन्स इंडेक्स वो भी 15% उछल चुका है अपने फरवरी लोज से, और वो ऑल टाइम हाई भी हिट करने के नजदीक आ चुके हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत ही सीरियस रिकवरी हुआ है फरवरी के लोज से, और इंडिया अकेला नहीं है इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाने में। बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी का फायदा सबको मिलता हुआ दिख रहा है। सर ये बताइए, क्योंकि अब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो के नतीजे आ चुके हैं, ज्यादातर लोग अब इन्फोसिस के ऊपर काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। क्या ये सही है या आपको लगता है थोड़ा क्राउडेड ट्रेड है, कंसेंसस बाय हो गया है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है? क्या राय रखते हैं आप इन तीनों कंपनियों पर जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए? देखिए, विप्रो में मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, क्योंकि विप्रो का जो आप ग्रोथ देख लीजिए 2016 का अभी नंबर्स आ चुके हैं, उसमें उन्होंने 3.5% ग्रोथ दिखाए हैं, जबकि इन्फोसिस ने करीब 9% और टीसीएस ने भी अपने लार्जर बेस पे 7.5% की ग्रोथ दिखाए हैं। तो विप्रो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनी को, और ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म नहीं हो रहा है।
और इसके वैल्यूएशन ऐसे भी नहीं है कि ये 11-12 पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे गाइडेंस आया है विप्रो का फर्स्ट क्वार्टर का 1 से 3%, वो देख के मुझे लग नहीं रहा है कि वो एक इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस 2017 में भी दिखाने वाला है। आप इन्फोसिस का एनुअल गाइडेंस देख लीजिए, कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, 11 से 13% का जो गाइडेंस दिया है। लेकिन विप्रो का जैसे ये साल की शुरुआत हो रहा है, उसको देख के नहीं लग रहा है कि वो इन्फोसिस और टीसीएस जैसे ग्रोथ इस साल भी दिखा पाएगा। और इसके चलते हुए मुझे लग रहा है ये एक अंडर परफॉर्मर जैसे स्टॉक हो सकता है। विप्रो के जगह पे मैं कहूंगा कि आपको अगर इन्फोसिस HCL टेक छोड़ के दूसरे कंपनीज को देखना है तो आप टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज को देख ले, HCL टेक देख ले। मुझे लगता नहीं विप्रो आउट परफॉर्म करेगा आईटी सेक्टर को। इन्फोसिस क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा ये थोड़ा क्राउडेड ट्रेड हो चुका है। काफी हद तक स्टॉक प्राइस ने इसका जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस है इसको कैप्चर कर चुका है। मैं अभी कहूंगा कि अगले साल अगर इन्फोसिस 68 से 70 रुपए का अर्निंग्स पर शेयर 2017 में दिखाए, फिर भी उसमें आप 20 टाइम्स पी मल्टीपल लगा दो तो 1350-1400 रुपए आता है। मुझे लगता है इन्फोसिस का अपसाइड उतना ही है, 1350-1370 रुपए के आसपास, जब वो करीब 20 पी मल्टीपल पे ट्रेड करेगा एक ईयर फॉरवर्ड। और 20 पी मल्टीपल काफी होता है आईटी सेक्टर के लिए। तो मैं कहूंगा कि इन्फोसिस में जितना पैसा बनना था काफी हद तक बन चुका है। मे भी 100-120 रुपए का अपसाइड है जो 7-8% है। तो मुझे बहुत डाउनसाइड नहीं दिखता है इन्फोसिस में, लेकिन अपसाइड मुझे 100-150 रुपए से ऊपर नहीं दिख रहा है अभी। लेकिन अब प्राइमरी बाजार में भी काफी एक्शन शुरू होता दिख रहा है। अगर आपने इनमें से कुछ आईपीओ पर नजर डाली हो, खासतौर से आज की लिस्टिंग इक्विटास, उसके बाद थायोकेयर, साथ ही उज्जवन, ये सारे आईपीओ आ रहे हैं। क्या कुछ अच्छे कंपनीज आपको दिख रहे हैं जो प्राइमरी मार्केट में उतर रहे हैं, और किस तरह की परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, प्राइमरी मार्केट में अभी काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यूएशन पे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक बात तो है अनिल कि हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को एकदम दो डिफरेंट दुनिया समझते हैं, लेकिन है वो एक ही दुनिया। वो स्टॉक है जो लिस्टेड नहीं था और अभी लिस्टेड होने वाला है। तो अगर आपको लिस्टेड यूनिवर्स में उससे ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे स्टॉक मिल रहा है तो आपको नेसेसरीली आईपीओ आ रहे हैं उसी लिए खरीदने के लिए लाइन नहीं लगाना चाहिए। कुछ आईपीओ के परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं पिछले 6 महीने में, लेकिन ये भी हुआ है कि कुछ आईपीओज आए हैं जिसमें लिस्टिंग के बाद स्टॉक 30-40% भाग गया था, लेकिन फिर करेक्ट करके आईपीओ प्राइस के आसपास ही आ चुका है। वो मेरे ख्याल से एक ट्रेडिंग टाइप का मूव हो चुका है काफी प्राइमरी मार्केट इश्यूएंसेस में, तो आपको उसमें थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। लेकिन जहां जहां पे नए सेक्टर से आईपीओज आ रहे हैं, खास करके उस सेक्टर्स में मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए मार्केट को। जैसे कुछ दिन पहले अभी आप जिक्र कर रहे थे माइक्रो फाइनेंस की, मेरे ख्याल से वो अभी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का लिस्टिंग होने वाला है अगले कुछ महीने में, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। वो सारे कंपनीज पे आप ध्यान रखें जहां पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। जहां पे जैसे एक सीमेंट का आईपीओ हुआ, वहां पे 100 सीमेंट कंपनी लिस्टेड है, एक आईपीओ मेरे ख्याल से उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं देगा। लेकिन नए सेक्टर से जहां से प्राइमरी इश्यूएंसेस आ रहे हैं, खास करके वहां पे अपॉर्चुनिटीज होने की उम्मीद है। सर, ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है, कई कमोडिटीज में और मेटल्स में देखिए शानदार रिकवरी देखी गई है। कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज अब इंडियन मेटल कंपनियों के ऊपर वापस से बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं इन सब रिपोर्ट्स को जो हाल ही में आई हैं, और मेटल सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? देखिए, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेटल्स को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन ये ट्रेड यहां से शुरू, इसका जेनेसिस है कि अभी काफी लोग सोच रहे हैं कि चाइना का फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ नंबर्स देखने के बाद कि चाइना में जो एक आशंका था हार्ड लैंडिंग का, वो शायद नहीं होगा और ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन 6.5% के आसपास इस साल का भी ग्रोथ आ जाएगा। और उसके चलते हुए भी चाइनीज गवर्नमेंट काफी स्टिमुलस प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, जो स्टील जैसे सेक्टर में काफी डिमांड को बढ़ा सकता है। और इसके देखते हुए क्या हुआ है कि आप यूएस मार्केट में डाउ जोन्स का जो स्टील इंडेक्स होता है, जो आपको एक अनुमान देता है कि स्टील सेक्टर में क्या चल रहा है, स्टील प्राइसेस में क्या हो रहा है, पिछले 1-1.5 महीने में डाउ जोन्स स्टील इंडेक्स 50% ऊपर जा चुका है। और इसको देखते हुए बहुत लोगों को लग रहा है
कि ये चाइना से जो स्टिमुलस आ रहा है शायद ये स्टील प्राइस में काफी रिकवरी को ट्रिगर करेगा 2017 के सेकेंड हाफ में। ये होगा कि नहीं अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि चाइना से डेटा 1-2 महीने के बाद पलट जाता है। तो मैं कहूंगा कि अच्छा स्ट्रैटेजी होगा कि आप स्टील का कुछ स्टॉक्स ओन कर लें। इससे मत डरिए कि ये स्टॉक 50-60% बढ़ चुका है, क्योंकि कहां से बढ़ रहा है ये भी आपको देखना चाहिए। आप अभी बोल रहे हो कि 250 से 350 हो गया टाटा स्टील लगभग, लेकिन 2008 में टाटा स्टील 950 रुपए था 5-7 साल पहले। तो अभी वो गलती नहीं करना चाहिए कि आप स्टील सेक्टर में वैल्यूएशन देख के घबरा जाएं और उसके वजह से पार्टिसिपेट ना करें। वो समय अभी नहीं है। जो कॉल आपको लेना है मेटल्स में वो है, क्या चाइना के एक्शंस के चलते हुए स्टील मार्केट स्टेबलाइज कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये हाँ है तो आप वैल्यूएशंस पे बिल्कुल नहीं डर के कुछ स्टॉक्स अपना लीजिए। 100 रुपए आपको टाटा स्टील का रैली मिस हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाए तो। लेकिन इसमें बहुत विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि चाइना से डेटा जिस दिन खराब आएगा और चाइना मार्केट में क्रैक दिख जाएगा, उसी दिन आप ये स्टील क्षेत्र का शेयर बेच दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए। तो इसमें एक ट्रेडिंग अप्रोच रखें, लेकिन ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ सेक्टर है। एक और सेक्टर जिसने बड़ा दमदार प्रदर्शन किया और जिस पर लोग ज्यादातर बेरिश थे वो तो बैंकिंग शेयर। और आप देखिए पूरी निफ्टी की जो तेजी बनी उसमें बैंक निफ्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज भी 2.25% ऊपर बैंक निफ्टी है। जो कुछ भी रिलीफ आरबीआई की तरफ से ये कर्जों को लेकर आती हुई दिख रही है, एनपीएस को लेकर, प्रोविजनिंग को लेकर, क्या लगता है क्या बैंकिंग शेयर खरीदने का वक्त है या फिर देर हो चुकी है? देर नहीं हो चुका है अनिल, लेकिन देखिए इस बारे में मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 250 रुपए में आईसीआईसीआई बैंक खरीदना चाहिए कि नहीं। हालांकि रीसेंट न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, इस बारे में कोई दौरान नहीं है कि आरबीआई जो ब्रीदिंग स्पेस ये जेपी एसोसिएट जैसे ग्रुप को दे रहे हैं, क्योंकि वो कोई स्टेप्स ले रहे हैं अपने बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए, और उसको आरबीआई बोल रहे हैं कि अभी आपको प्रोवाइड नहीं करना है। या आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक्स का डी रेटिंग हुआ था एनपीए प्रॉब्लम्स के चलते हुए। अगर आपको लगता है कि एनपीए प्रॉब्लम्स का सारा खुलासा हो चुका है और अभी काफी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है जिससे एनपीए प्रॉब्लम में थोड़ा सा सुधार आ सकता है अगले 1-1.5 साल में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत देर हो चुका है। मैं खुद भी काफी नेगेटिव था बैंकिंग क्षेत्र पे, लेकिन ये स्टॉक अगेन जैसे मैंने स्टील में कहा, ये वैल्यूएशन का प्रॉब्लम नहीं है। इतने बड़े रैली के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैल्यूएशन देख ले, वो तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। आपको लग रहा है 180 में आईसीआईसीआई बैंक लेना चाहिए था, लेकिन अभी 250 रुपए हो गया तो निकल गया। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि आईसीआईसीआई बैंक 1-1.5 साल पहले 385 रुपए में ट्रेड कर रहा था, आपको वो 250 रुपए में मिल रहा है। तो ये वैल्यूएशन थोड़ा लो से मेजर करना थोड़ा रिस्की मामला है। मेरे ख्याल से आपको एक फंडामेंटल असेसमेंट करना चाहिए कि एनपीए प्रॉब्लम की वर्स्ट हमने देख चुका है कि नहीं, और उसी में जज करना चाहिए अगर आपको बैंक क्षेत्र में शेयर खरीदना है कि नहीं। आप ये मत देखिए कि 3 हफ्ते पहले ये स्टॉक कहां थे और आज कहां पहुंच गए, फिर आप कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे ये मार्केट में। और आप देखिए आज टॉप 10 एफएनओ गेनर्स में 10 के 10 स्टॉक बैंकिंग सेक्टर के हैं। आईसीआईसीआई बैंक 6% ऊपर, पीएनबी भी 6% ऊपर, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, लंबी लिस्ट है। वो सारे के सारे बैंक ही आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और कल दोपहर से ही हमने देखा था यहां पर तेजी की पोजीशंस बननी शुरू हो गई थी। मॉनसून सर, इसने दरअसल बाजार का काफी मूड सुधारा है। जो अनुमान खास तौर पर आए हैं मेट के, स्काई मेट के, और कई शेयरों में तेजी देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं इस थीम को, और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद हैं जिनको फायदा मिलेगा अच्छे मॉनसून का अगर भारत में होता है 2 खराब मॉनसून के बाद? देखिए थोड़ा बहुत रैली तो हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स जैसे रैलीज, पीआई इंडस्ट्रीज, ये सब में देख चुका है। इवन कावेरी सीड्स, ये सारे स्टॉक्स में देख चुका है। ये सेंटिमेंट के चलते हुए मेरे ख्याल से ज्यादातर रैली हो चुका है। मैं देखूंगा ऑटो क्षेत्र में, खास करके 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में, कुछ हद तक पेंट्स में, क्योंकि रूरल डिमांड अगर थोड़ा सा रिकवर हुआ मॉनसून के रिकवरी में, तो ये सेक्टर में भी थोड़ा सा सुधार हो सकता है। लेकिन मैं वो कैंप में नहीं हूं जो सोचते हैं कि मॉनसून एक गेम चेंजर है मार्केट के लिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2014 में 2 साल पहले हमारे देश में ड्राउट हुआ था। 2014 सबसे
हमारे जो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस का, सबसे अच्छे ईयर्स में से माना जाता है 2014। आप देख लीजिए साल में क्या रिटर्न आया था स्टॉक मार्केट में एक ड्राउट के ईयर में। तो ये जो 1-to-1 लिंकेज लोग करते हैं कि मॉनसून खराब होगा तो मार्केट टूट जाएगा, मॉनसून अच्छा होगा तो मार्केट बढ़ जाएगा, मैं इसको उतना नहीं ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मॉनसून का एक्चुअल इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत ही लिमिटेड है, सेंटिमेंट पे काफी है। और मॉनसून अच्छा होला देश के लिए बहुत अच्छा है, देश की काफी पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, हमारे किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन उसको स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस से डायरेक्टली कोरिलेट करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्रेच है। तो ये सेंटिमेंट को बिल्कुल, ऑलरेडी सेंटिमेंट अच्छा है और मॉनसून के अच्छे प्रिडिक्शन के बाद ये सेंटिमेंट और थोड़ा अच्छा हो चुका है, लेकिन मैं डायरेक्ट मटेरियल इंपैक्ट मुझे लग नहीं रहा है ये रैली मॉनसून के लिए है। ये रैली ग्लोबल मार्केट्स के लिए है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि इंडिया 15% ऊपर गया है, डाउ जोन्स इंडेक्स 15% ऊपर गया है, और काफी मार्केट जो इंडिया जैसे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, ब्राजील, रशिया, वो इंडिया से ज्यादा ऊपर गया है। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि इंडिया ऊपर जा रहा है क्योंकि मॉनसून के लिए या सीमेंट नंबर्स के लिए, आईआईपी के लिए, या 25 बेसिस पॉइंट रेट कट के लिए, तो फिर दूसरे मार्केट्स क्यों ऊपर जा रहे हैं? तो ये ग्लोबल रैली है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छे अच्छे चीज बाहर आ रहे हैं, लेकिन हमको ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि ये वो छोटे छोटे मैट्रिक्स के लिए इंडिया के मार्केट में रैली हो रहा है। रैली सब जगह पे दुनिया में हो रहा है, हम उसमें भी शामिल है। बिल्कुल, तो ये पूरे दुनिया भर की तेजी हमारे यहाँ भी फायदा देती हुई दिख रही है। उदयन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। बाजार 215 अंक पर है, सेंसेक्स पर और निफ्टी पर भी मजबूती। और इस बीच देखिए एचटी मीडिया, ये एक स्टॉक है जहां पर बड़ा वॉल्यूम होता दिख रहा है। 26 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार हुआ। जी हाँ, 26,10,000 शेयरों का एक बड़ा सौदा हुआ है और ये हुआ है 84 रुपीज पर, 84 रुपए पर। एनएससी पर 1.25% के आसपास हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिखी। तो काफी बड़ा ट्रेड यहाँ पर एचटी मीडिया के काउंटर। और आप देखिए इक्विटास, ये शेयर लिस्ट होने वाला है और दमदार लिस्टिंग जैसा कि हम आपसे कह भी रहे थे होने वाली है। इसमें 30-31% ऊपर ये शेयर खुलने की तैयारी करता हुआ। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो ये बताएंगी कि लिस्टिंग किन लेवल्स पर हुई है और कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी लेकर आएंगी। प्रियंका बताइए क्या खास है आज? हेमंत, कमोडिटी बाजार के खुलते ही हम कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से पूछेंगे कि इन लेवल्स पर नजर रखें। क्रूड और गोल्ड बहुत ही क्रूशियल है, इनमें आपको क्या करना चाहिए। साथ ही जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया भी होगा। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर हो रहे हैं सौदा आपका के साथ।